गुड इवनिंग। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग जितने भी अवार्ड्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एक सेक्शन हो गया था और आज हम आगे देखते हैं और हम नोबेल प्राइज की बात करते हैं। तो देखो, बेसिकली जो नोबेल प्राइज है ये 1895 में एक जो उद्योगपति, इंजीनियर और जो केमिस्ट्री के ज्ञाता थे, उनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, तो उन्होंने अपने एक विल साइन की थी और वो विल आया था 1895 में। उसी के आधार पर जो है 1901 से जो है ये नोबेल प्राइज जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि रसायन विज्ञान, साहित्य में, शांति में, भौतिकी में, शरीर विज्ञान या जिसको हम चिकित्सा कहते हैं, इन सभी क्षेत्रों में जो है ये 1901 से दिया जाने वाला सबसे जो है एक बड़ा पुरस्कार माना जाता है इन क्षेत्रों के हिसाब से देखा जाए तो। केमिस्ट्री में, लिटरेचर में, पीस के क्षेत्र में, फिजिक्स में, मेडिसिन में, इन सभी क्षेत्रों का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? नोबेल प्राइज ही माना जाता है। तो ये हर साल जो है स्टॉकहोम में दिया जाता है जो कि स्वीडन में है, लेकिन जो शांति का पुरस्कार है, नोबेल पीस प्राइज जिसको हम बोलते हैं, वो ओस्लो में मिलता है। ओस्लो जो है नॉर्वे में है। ठीक है, तो बाकी सभी जो मतलब कि पुरस्कार है, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, लिटरेचर में हो, फिजिक्स में हो, मेडिसिन में हो, ये सब स्वीडन में दिया जाता है, स्टॉकहोम में। और ये जो पीस पुरस्कार है, शांति का पुरस्कार है, ये ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये चीज बनता है कि कौन सा पुरस्कार है जो कि ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, और बाकी से रिलेटेड ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि चिकित्सा का क्षेत्र का नोबेल, चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल प्राइज किस स्थान पर जो है हर साल प्रदान किया जाता है। तो ये सारे क्षेत्रों का याद रखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन, इवन जो लिटरेचर है, ये सारे जो है स्टॉकहोम में है, और सिर्फ जो है शांति पुरस्कार है वो ओस्लो नॉर्वे में है। चलो, एक फैक्ट है यहाँ पे, मैरी क्यूरी या मैडम क्यूरी के नाम से जिनको जाना जाता है, उनके बारे में अक्सर ये एग्जाम वगैरह में पूछता है। ये स्टैटिक जीके का पोर्शन भी है। तो ये हालांकि मैंने पहले वाले क्लास में भी बताया था, फर्स्ट इन वर्ल्ड वाले सेक्शन में। ठीक है, फीमेल कैटेगरी में, वुमेन कैटेगरी में। तो नोबेल जीतने वाली पहली महिला जिन्होंने 1903 में अपनी पति पीरे क्यूरी के साथ में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीता था। तो ये पहली महिला है कौन? मैरी क्यूरी, फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी एक नोबेल प्राइज जीता। तो वो डबल नोबेल प्राइज जीतने वाली भी पहली महिला है जिनको एक से अधिक बार जो है ये पुरस्कार जीतने का मौका मिला, या पुरस्कार इनको हासिल हुआ 1903 में और 1911 में। 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में और 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में उन्होंने नोबेल प्राइज जीता। इसके अलावा जो है ये भी एक पोर्शन है जहां पर क्वेश्चन बनता है, सबसे कम उम्र की विजेता। तो मलाला यूसुफजई जो कि सिर्फ 17 साल की थी जब इनको 2014 में पीस पुरस्कार मिला या पीस नोबेल प्राइज मिला शांति के क्षेत्र में। ठीक है, उसके अलावा सबसे उम्र दराज, जो सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति जिनको ये नोबेल प्राइज मिला, तो 97 साल के जॉन बी गुडेनफ को जो है मिला केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2019 को ये अवार्ड, नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के फील्ड में। ठीक है, तो ये दो नाम याद रख सकते हो, सबसे यंगेस्ट और ओल्डेस्ट विनर को। ठीक है, मलाला यूसुफजई यंगेस्ट और जॉन बी गुडेनफ को जो है 97 साल की उम्र में केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया। अगर हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडियन सिटीजनशिप के हिसाब से अगर देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर को, जो कि एशिया के सबसे पहले जो है नोबेल प्राइज अवार्डी थे, 1913 में इनको लिटरेचर के क्षेत्र में मिला। सीवी रमन फिजिक्स में, हालांकि ये मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोग को, लेकिन फिर भी यहाँ पे नोबेल प्राइज में ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में मिला 1903 में। मदर टेरेसा को मिला शांति पुरस्कार 1979 में। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला 1998 में। और लास्ट जो प्राइज मिला है भारत को वो कैलाश सत्यार्थी जिनको पीस के क्षेत्र में मिला 2014 में। इनके अलावा कुछ ऐसे इंडियन हैं जिनके पास सिटीजनशिप अलग अलग देश के हैं, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन माने जाते हैं, या इंडिया के जो है उनके पास बोलना चाहिए कि वो उनका ओरिजिनेशन इंडिया के है, भारतीय मूल के हैं वो। जैसे हरगोविंद खुराना, इनको जो है चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया
ये यूनाइटेड स्टेट के अभी इनके पास सिटीजनशिप है, हरगोविंद खुराना, ठीक है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया 1983 में, ये भी अमेरिका के जो है इनके पास वो है नागरिकता है। वेंकट रमन रामकृष्णन, तो ये केमिस्ट्री के फील्ड में जो है इनको 2009 में मिला, लेकिन इनके पास सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप है, एक तो यूके का सिटीजनशिप है और दूसरा यूनाइटेड स्टेट का भी सिटीजनशिप है इसके पास। अभिजीत बैनर्जी, जिनको लास्ट अवार्ड मिला था समझो इकोनॉमिक साइंस में 2019 में मिला, यूनाइटेड स्टेट के इनके पास जो है सिटीजनशिप है। तो अभिजीत बैनर्जी जो है, एक तरह से देखा जाए तो अमर्त्य सेन एकमात्र थे भारत के केस में अगर देखा जाए जिनको इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में दिया गया था 1998 में। उसके बाद अभिजीत बैनर्जी थे जिनको अर्थशास्त्र के फील्ड में 2019 में मिला। हालांकि ये भारतीय मूल के हैं, इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय मूल के हिसाब से भी देखा जाए तो ये लास्ट अवार्ड जो है ये 2019 वाला है। चलो, इतने नाम से क्वेश्चन आ सकता है, सारा का सारा स्टैटिक जीके का ही पोर्शन है और इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इन नामों को खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। लास्ट नोबेल प्राइज की अगर हम बात करें तो ये 2022 का है और रिसेंटली अभी जो है अक्टूबर में जाकर के ये वो होने वाला है, डिक्लेयर होने वाला है। तो तब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हुआ रहेगा तो मैं इसको अपडेट करा दूंगा, अदरवाइज जो है आपको ये लास्ट वाला 2022 का ही याद रखना है। तो ये लिस्ट है जो कि अलग अलग फील्ड में दिया गया है 2022 का जो अवार्ड है। तो आप देख सकते हो, अगर हम बात करें शांति के क्षेत्र में, ये 3 पुरस्कार जो है उसमें दिया गया है पीस कैटेगरी में, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज जो है ये 3 लोगों को मिला। अब 3 लोग कहना है, एलिस बियालियास्की, ठीक है, एलिस बियालियास्की। तो एलिस बियालियास्की जो है बेलारूस के हैं और इनको जो है नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, ठीक है। मेमोरियल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूस की ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भी नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन ये संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। सिमिलरली जो है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये भी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूक्रेन की जो है ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है और एक व्यक्ति है एलिस बियालियास्की, ये बेलारूस के हैं। तो 3 सेक्टर में या 3 लोगों को जो है या 3 अवार्ड जो है यहाँ पे प्रदान किया गया, जिसमें से एक व्यक्ति है और 2 संस्थाएं हैं, ठीक है। इनको खास तौर पे याद रखना है क्योंकि शांति का बार बार एग्जाम वगैरह में पूछता है, शांति पीस प्राइज या नोबेल पीस प्राइज को जो है बार बार पूछता है। तो इन तीनों सेक्शन को तो याद रखना है, जिसमें 2 संस्थाएं हैं और एक व्यक्ति का नाम है। एक बात हो गई। अगर हम लिटरेचर के क्षेत्र की बात करें तो ये भी अमूमन जो है एग्जाम वगैरह में पूछता है लिटरेचर का। एनी एनॉक्स, तो एनी एनॉक्स जो है फ्रांस की रहने वाली है, ये साहित्यकार है और इनको जो है लिटरेचर के क्षेत्र में मिला है एनी एनॉक्स, ठीक। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो केमिस्ट्री में 3 लोगों को यह प्राइज मिला है, 2 अमेरिकी हैं और एक डेनमार्क के हैं, ठीक है। तो कैरोलिन बर्टोजी, बैरी शार्पलेस और मॉर्टन मेल्डल, इन 3 लोगों को जो है केमिस्ट्री के क्षेत्र में ये अवार्ड मिला है, ठीक है। ऐसे करके आप चाहो तो याद रख सकते हो, अदरवाइज आप क्लियरली भी याद रख सकते हो। कैरी बैरी मोरी, ठीक है। तो कैरी का मतलब कैरोलिन, बैरी का मतलब बैरी शार्पलेस और मोरी का मतलब मॉर्टेन मेल्डस। थोड़ा बहुत अगर आपको याद आ जाएगा, क्योंकि पूरा नाम किसी को याद रहता नहीं है, इतने सारे, और एक तो अंग्रेज हैं, उनका नाम भी वैसा रहता है कि आसानी से याद आता नहीं। तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में केमिस्ट्री, तो के से कैरी बैरी मोरी, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, के से कैरी बैरी मोरी। बाकी देखो यार, शांति का और लिटरेचर का आपको क्लियरली याद रखना ही चाहिए और ये आसान भी है, तो आप याद रख सकते हो। चलो बात करते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में। तो फिजिक्स में भी 3 लोगों को यह अवार्ड मिला है। इन लोगों को एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर और एंटोन जिलिंगर, ठीक है। तो इनको जो है आपको याद रखना है। अब कैसे याद रखोगे, फिजिक्स के क्षेत्र में है एस्पेक्ट, क्लॉजर और जिलिंगर। क्या बना सकते हो यार, एलेन जॉन एंटोन ऐसे करके, एलेन एंटोन जॉन ऐसे करके आप चाहो तो याद रख सकते हो। और भी बहुत सारे सेक्शन है जिसपे आप काम कर सकते हो ऐसे में, अगर याद रखना है तो एलेन एंटोन जॉन ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये फिजिक्स के क्षेत्र में है, एलेन एंटोन जॉन।
अब बच जाता है कौन सा, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में 3 लोगों का नाम है, चिकित्सा में एक ही है, तो आप आसानी से याद रखना पड़ेगा आपको, स्वांते पाबो जो है। देखो यार, चिकित्सा, अगर आपको मेडिसिन मिलेगा, बीमारी है, तो आप जो है शांत हो सकते हो, तो शांत पाबो, पाबो का मतलब पाना, ऐसा करके आप रिलेट कर सकते हो, शांति पाएंगे। ठीक है, तो स्वांते पाबो चिकित्सा के क्षेत्र में है। बच गया इकोनॉमिक्स का, जो कि नोबेल अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो बर्नानके जो है, बेन बर्नानके, डगलस डायमंड, फिलिप डायबोगी, ठीक है, डायबविगो। तो फिलिप डायबविगो जो है, तीनों के तीनों अमेरिकी हैं, और तीनों को जो है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये अवार्ड मिला है। अब इसमें क्या लिख सकते हो, देखो, एक तो है डायमंड और दूसरा है डायबविगो, तो दोनों डाय डाय करके है। अब ये सिर्फ याद है यार, ऐसे इस पे डिस्कशन आप नहीं कर सकते, आप सिर्फ ऑप्शन को जो है तुक्का मारने का काम आता है, ऐसे चीजें, बाकी और कुछ काम आएगा नहीं आपको, कहाँ जहां पे इनके बारे में पूछा जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बस आप तुक्का मारना है या ऑप्शन चूज करना है, तो उसके लिए ठीक है। तो डगलस डायमंड और फिलिप डायबोगो का जो है डाय डाय से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। ठीक है, और एक को बर्न करके, तो बर्न का मतलब जलना है, तो बर्न डाई डाई, बर्न होगा तो मर जाएगा, तो डाई डाई। ठीक है, तो ऐसे करके आप चाहो तो याद रख सकते हो। तो ये 3 3 लोगों का जो ग्रुप है, इसमें दिक्कतें होती है, तो इसमें याद रखना है कैरी बैरी मोरी, एलन एंटोन जॉन और बर्न डाई डाई, ये तीनों जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है। ठीक है, चलो, आई होप समझ में आया होगा। और थोड़ा इसको देख लेना, अपने हिसाब से भी थोड़ा अरेंज कर लेना, आपको आसानी से नाम याद आ जाएगा अगर ऑप्शन दिखेगा तो। लेकिन दिक्कत ये है कि ये बहुत जल्दी ये चेंज भी होने वाला है, अगले महीने ये चेंज हो जाएगा, तो फिर आपको नया काम करना पड़ेगा। तो खैर देख लेना, फिर भी अगर बाई चांस उसके पहले एग्जाम हो जाता है तब तो ठीक है। और अगर डिले होगा, आपका एग्जाम नवंबर तक चला जाएगा मान लो, फिर हो सकता है नया पूछ दे आपको। अदरवाइज आपका एग्जाम अक्टूबर में भी होगा, तब भी यही आपके काम आने वाला है, क्योंकि तुरंत अगर नोबेल प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन का घोषणा होगा तो तुरंत से किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगर अक्टूबर में घोषणा हो रहा है तो कम से कम नवंबर दिसंबर के एग्जाम में ही पूछेगा उसको। ठीक है, अक्टूबर के लास्ट तक भी एग्जाम होता है, तो यही आपके काम आने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये इंग्लिश में है, आप इसको भी देख सकते हो, फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, इकोनॉमिक्स का अलग है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप बना सकते हैं, जो लोग भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, पीस का अलग से है, एल एस ब्यालियास्की ऑर्गेनाइजेशन है, मेमोरियल, और ये जो है सिविल लिबर्टीज, ये 3 है जो कि पीस के क्षेत्र में है। लिटरेचर का एनी ऑनॉक्स, जैसा मैंने कहा, और मेडिसिन के क्षेत्र में स्वांते पाबो। तो ये 2 लोग का अलग से ग्रुप है, पीस के 3 लोग हैं, और ये बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का, जैसे मैंने बताया, ये तीनों का अलग अलग ग्रुप बना हुआ है। चलो एक और बात करते हैं, जो कि एशिया का नोबेल शांति पुरस्कार कहलाता है। ठीक है, मतलब रमन मैग्सेसे अवार्ड को जो है एशिया का नोबेल पीस प्राइज के हिसाब से इसको जो है इक्विवेलेंट माना जाता है, उसी के बराबर माना जाता है। इसको 1957 को जो है फिलीपीन सरकार के सहमति से न्यूयॉर्क शहर में स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा जो है शुरू किया गया है। कौन सा ट्रस्ट है? रॉकफेलर ब्रदर्स फंड। तो इस ट्रस्ट के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था 1957 में, और इसे बोला जाता है एशिया का नोबेल शांति पुरस्कार। अगर हम बात करें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की, तो फर्स्ट प्राइज जो है इसमें रेमन मैग्सेसे जो है विनोबा भावे को दिया गया था। इंडियन है, कम्युनिटी लीडरशिप के लिए, सामुदायिक जो है नेतृत्व के लिए जो है विनोबा भावे को 1958 में जो है ये अवार्ड दिया गया था। मदर टेरेसा को जो है 1962 में दिया गया था। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है, ये फर्स्ट फीमेल में मदर टेरेसा का ही नाम याद रखना है, फर्स्ट फीमेल, और ओवरऑल जो है फर्स्ट अवार्ड जो है विनोबा भावे को। तो दोनों इंडियन कैटेगरी में इनका नाम याद रखना है। इसके अलावा जो है ये वर्गीस कुरियन को, है ना, इसके अलावा बहुत सारे इंडियंस को ये मिल चुका है। अब अगर बात करें अभी वाला अवार्ड जो है, तो इस बार जो है 65वां नंबर का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, और इसमें 4 लोग को दिया गया। और खास बात यह है कि इस बार अगेन एक इंडियन को मिला है। इसके लास्ट में जो है आई थिंक रविश कुमार को मिला था, जो कि जर्नलिस्ट हैं। ठीक है, तो उनको लास्ट अवार्ड मिला था, आई थिंक 2019 में है या 2020 में है, तो क्लियर तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनको लास्ट जो है रेमन मैग्सेसे मिला था। ये जो है अभी वाला जो मैं रेमन मैग्सेसे है 2023 वाला, तो इसमें भारत के एक डॉक्टर को मिला है, असम के। तो असम में कछार कैंसर
अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, जिसको CCHRC के नाम से जाना जाता है, इसके डायरेक्टर हैं। और सर्जिकल सर्जन है समझो, एंकोलॉजिस्ट, जिनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, डॉक्टर आर रवि कन्नन। तो इनका नाम खास तौर पे याद रखना है। डॉक्टर आर रवि कन्नन जो है उन 4 लोगों में शामिल है जिनको 2023 का जो है रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा जो है बांग्लादेश के कोरवी रक्षण, ये बांग्लादेश में जो वंचित बच्चे हैं उनके शिक्षा के लिए काम किया है, एजुकेशन के लिए काम किया है, कोरवी रक्षण बांग्लादेश से। यूजेनियो लेमोस, ये तिमोर लेस्टे से हैं, और ये जो है युवा तिमोरिश प्रकृति और अपने परिवेश को कैसे देखते हैं, इसमें उल्लेखनीय योगदान के लिए जो है इनको दिया गया है। हालांकि ये सब नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये डॉक्टर रवि कन्नन को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा। हाँ, एक चीज और बोल सकते हैं आपको कि कितने लोगों को दिया गया, तो टोटल 4 लोगों को दिया गया है, ये बात आपको याद रखना है। एक फिलीपींस के हैं, मरियम कैरोनेल फेरर, इनको शांति निर्माण में अहिंसक रणनीतियों की परिवर्तनकारी शक्ति में अटूट विश्वास के लिए, एक तरह से देख सकते हो कि शांति के लिए। ये सारे अवार्ड जो है बेसिकली आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं पीस से रिलेटेड है, शांति से रिलेटेड है, भाईचारा से, सद्भावना से, सेवा से, इन सभी क्षेत्रों के को देखते हुए ही दिया जाता है। तो जैसे रवि कन्नन के बारे में बात करें, डॉक्टर आर रवि कन्नन अपने चिकित्सा पेशे के प्रति दृढ़ समर्पण, इस बात पर ध्यान केंद्रित करना कि दवा वास्तव में किसके लिए है, स्वास्थ्य समर्थक और जन केंद्रित उपचार, तो कहीं ना कहीं जो है समाज सेवा की एक भाव है इन सभी के कामों में, है ना। तो याद रखना है, पद्मश्री डॉक्टर आर रवि कन्नन, डायरेक्टर ऑफ कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, CCHRC, कहाँ है, असम में है। तो इनको जो है इस बार रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। ये कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। एक होता है मार्कोनी प्राइज। बेसिकली मार्कोनी प्राइज को जो है टेली कम्युनिकेशन के क्षेत्र का नोबेल प्राइज माना जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। नोबेल प्राइज ऑफ टेली कम्युनिकेशन कहा जाता है मार्कोनी प्राइज को। तो इसको जो है कंप्यूटर साइंटिस्ट है और वो भी इंडियन है, हरि बाला कृष्णन। तो हरि बाला कृष्णन को 2023 का मार्कोनी प्राइज दिया गया है, स्पेशली उनके जो है कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो भी कंट्रीब्यूशन है उसके लिए, उस फील्ड में बेहतर काम करने के लिए हरि बाल कृष्ण को 2023 का मार्कोनी प्राइज दिया गया। तो ये तीनों को जो है याद रखना है, नोबेल प्राइज, उसके बाद में रैमन मैग्सेसे और ये मार्कोनी प्राइज, ठीक है। इसके अलावा कुछ और अवार्ड्स हैं जो रिसेंटली कुछ एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप देख सकते हो। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 का आशा भोसले, जो लता मंगेशकर की बहन ही है और फेमस सिंगर हैं। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार कश्मीर की आलिया मीर, इनको दिया गया वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए। भारत में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड ओडिशा का अस्का पुलिस स्टेशन को जो है दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ या बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023, ये अवार्ड मिला है नंदिनी गुप्ता को। अब देखो, नंदिनी गुप्ता ने जीता है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड। ये जो है भारत का जितने भी ब्यूटी अवार्ड होता है उसका सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, फेमिना मिस इंडिया। अब जो भी मिस इंडिया का अवार्ड जीतता है वो नेक्स्ट ईयर जो भी मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता होती है, जो पूरी दुनिया के जितने भी अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करने वाले लोग होते हैं उनके बीच में कंपटीशन होता है। तो 2024 में जब मिस वर्ल्ड की कंपटीशन होगा तो भारत का प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन किसके द्वारा किया जाएगा, नंदिनी गुप्ता के द्वारा। सिमिलरली अभी देखोगे 2023 में मिस वर्ल्ड इंडिया प्रतियोगी तो कौन है, अभी भारत को लीड कर रही है, मेरे ख्याल से अभी दिसंबर में होने वाला है ये, और ये दिल्ली में ही होने वाला है, भारत में, आई थिंक भारत में ही होने वाला है, ठीक है। तो सिनी शेट्टी जो है अभी भारत की जो है प्रतियोगी हैं, मतलब कॉम्पिटिटर हैं, और ये रिप्रेजेंट कर रही है भारत को। क्यों? क्योंकि 2022 का जो फेमिना मिस इंडिया था उसको इन्होंने ही जीता था। जैसे इस बार का फेमिना मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता, तो नेक्स्ट ईयर वो मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता में जो है भारत के प्रतिनिधित्व करेंगे। 2022 में फेमिना मिस इंडिया सिनी शेट्टी ने जीता, तो ये जो है इस बार 2023 के मिस इंडिया वर्ल्ड का प्रतियोगी होंगी और भारत की रिप्रेजेंटेशन भारत की करेंगी। अच्छा, एक और मतलब कंपटीशन होता है, ब्यूटी कंपटीशन, जिसको बोला जाता है मिस दीवा। तो मिस दीवा जो वो कंपटीशन होता है उसको जो भी जीतती हैं वो पूरी दुनिया का जो मिस यूनिवर्स वाला जो कंपटीशन होता है उसको भारत की ओर से जो है वो रिप्रेजेंटेशन करती हैं। तो समझ में आ गया। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो भी भारत की तरफ से कौन जो है मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स को जो है रिप्रेजेंट करेगी भारत को,
तो जो भी मिस वर्ल्ड का मिस वर्ल्ड इंडिया, या जिसको हम फेमिना मिस इंडिया बोलते हैं, ये कंपटीशन जीतेगी वो मिस वर्ल्ड में जाएगी, और मिस डिवा कंपटीशन जो जीतेगी वो मिस यूनिवर्स में जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यार, सिंपल सी बात है। दो कंपटीशन है, एक को बोला जाता है मिस इंडिया कंपटीशन, हो गया, और एक को बोला जाता है मिस डिवा कंपटीशन। ठीक है, मिस इंडिया जो जीतेगी वो मिस वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, और मिस डिवा जो जीतेगी वो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी मिस यूनिवर्स में। बस इतना ही समझ लो, ठीक है। दोनों अपनी अपनी प्रतियोगिता जो है चूज करता है कि कौन मिस वर्ल्ड में जाएगी भारत की तरफ से और कौन मिस यूनिवर्स में जाएगी। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मिस इंडिया का ही एक वो होता था, और जो पहला जीतती थी वो मिस इंडिया में जाती थी, और जो रनर अप होती थी वो मिस यूनिवर्स में जाती थी। जैसे उस टाइम में ऐश्वर्या राय और कौन थी यार, सुष्मिता सेन, उनके केस में हुआ था। तो उस टाइम में मिस इंडिया थी ऐश्वर्या राय, तो ऐश्वर्या राय ने जो है मिस इंडिया सॉरी क्या बोलते हैं यार उसको, मिस वर्ल्ड में गई थी, और सुष्मिता सेन गई थी मिस यूनिवर्स में, और दोनों ने जीता था प्रतियोगिता भारत के लिए, है ना। तो ऐसा ही होता है। चलो, एक अवार्ड है ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर। ये अवार्ड है भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी को मिला है। ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान होता है, ठीक है। तो कई बार ये अभी रिसेंटली कई एग्जाम में ये पूछ रहा है, आगे भी पूछा जा सकता है कि पीएम मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जिनको फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है। गांधी मंडेला पुरस्कार एक्चुअली ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, तो दलाई लामा को मिला है गांधी मंडेला पुरस्कार 2022। और एक होता है गांधी शांति पुरस्कार, ये 2023 के लिए है, और ये गांधी मंडेला पुरस्कार अभी 2023 का अनाउंस नहीं किया गया है, तो ये 2022 का है। गांधी शांति पुरस्कार 2023 का अभी रिसेंटली गीता प्रेस को दिया गया है। गीता प्रेस एक प्रेस है जहां से बुक्स पब्लिश होते हैं, है ना। तो ये भी कुछ अवार्ड्स हैं जहां से मे भी क्वेश्चन बने, तो इनको भी याद रखना। और भी जो छोटे मोटे अवार्ड्स होंगे उसको मैं एमसीक्यूज वाले सेक्शन में करवाऊंगा, लगातार जो पिछले एक साल के एमसीक्यूज हम कर रहे हैं उसमें करवाऊंगा, ठीक है। तो इतना तो जितने मेजर अवार्ड्स है वो कल के क्लास और आज के क्लास में ये कंप्लीट होता है, तो इनको पूरी तरह से आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। देखो, ओलंपिक गेम्स के बारे में आई थिंक मैंने पहले भी बताया था जब हम लोग फर्स्ट इन वर्ल्ड वाला सेक्शन देख रहे थे, और वहां पे स्पोर्ट्स वाला भी कुछ चीजें मैंने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं। देखो, ओलंपिक गेम्स जो है, एक तो मे भी पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकता है कि कहाँ हुआ था और कहाँ होने वाला है, ये एक क्वेश्चन बनता है ओलंपिक में। तो याद रखना है 2020 में लास्ट जो ओलंपिक हुआ था वो टोक्यो में हुआ था, जापान में। हालांकि ये पोस्टपोन होकर 2021 चला गया था, लेकिन नाम में जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 ही लिखाया रहता है। और इसीलिए जो नेक्स्ट ओलंपिक होने वाला है वो ठीक 4 साल के बाद में, मतलब 2024 में, नेक्स्ट ईयर ये होने वाला है पेरिस में, फ्रांस में। तो ये दोनों का नाम याद रखना है, टोक्यो जापान में 2020 वाला, और जो नेक्स्ट होने वाला है वो पेरिस फ्रांस में होने वाला है। ठीक, ये दो बातें हो गई। आगे अगर हम बात करें तो मैंने ये चीज पहले भी डिस्कस किया था आप लोग के लिए कि ओलंपिक जो मोटो होता है, तो ओलंपिक के अलग अलग चीजें हैं, बहुत सारे इसके रूल्स रेगुलेशन है, बहुत सारे ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, बहुत सारे कल्चरल वैल्यूज हैं। तो जब ये शुरू हुआ था तो उस टाइम में 1776 बीसी में ये स्टार्ट हुआ था। इसको जो है ओल्ड ओलंपिक या एंशियंट ओलंपिक कहा जाता है, ठीक है। बाई चांस आपसे कोई पूछे एंशियंट ओलंपिक कब शुरू हुआ था, तो 1776 बीसी में हुआ था, ग्रीक में। ग्रीक करके एक जगह है, ओलंपिया करके उस शहर का नाम है, इसीलिए इसका नाम ओलंपिक पड़ गया। लेकिन आपसे कोई पूछे कि मॉडर्न ओलंपिक कब चालू हुआ था, तो बेसिकली जो मॉडर्न ओलंपिक है, आधुनिक ओलंपिक खेल है, इसकी जो शुरुआत है वो 1896 में हुआ था, 1896 एडी में हुआ था। तो ये दो डेट आपको याद रखना है, 1776 बीसी मतलब बहुत पुरानी बात है वो। अब जो मॉडर्न ओलंपिक है वो 1896 में माना जाता है, और तब से जो है ये एथेंस में शुरू हुआ था, और वहां से जो है हर 4 साल के अंदर में जो है ये होता है, ठीक है। जब ये ओलंपिक शुरू हुआ, मतलब मॉडर्न ओलंपिक जब शुरू हुआ, तो ओलंपिक मोटो या ओलंपिक स्लोगन रखा गया, उसको बोला जाता है ओलंपिक का स्लोगन, जिसमें सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस ये 3 शब्द जोड़े गए। सिटियस का मतलब है फास्टर, अल्टियस का मतलब है हायर, और जो फोर्टियस का मतलब है, इसको बोला जाता है स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो ये 3 शब्द को जो है उस टाइम में ओलंपिक के स्लोगन में ऐड किया गया था।
लेकिन अभी मतलब कि ये जो टोक्यो ओलंपिक का जो रिसेंट वाला 2021 वाला या 2020 वाला बोलो, उसमें एक और शब्द जोड़ा गया, उसको बोला जाता है कम्युनिटर। कम्युनिटर, तो कम्युनिटर का मतलब होता है टुगेदर। ठीक है, ये 2020 के 32वां नंबर के टोक्यो ओलंपिक में ऐड किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए टोक्यो ओलंपिक में ओलंपिक स्लोगन में क्या शब्द जोड़ा गया, तो कम्युनिटर जो है शब्द जोड़ा गया, जिसका मतलब है टुगेदर। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने 10 गोल्ड मेडल के साथ में टोटल 31 मेडल अभी तक अपने नाम किया है, जिसमें 7 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज है। तो 10 गोल्ड, 7 और 14 याद रखना है, 7 सिल्वर है और ठीक उसका डबल ब्रॉन्ज है, और कुल मिलाकर के 31 जो है भारत ने अभी तक ओलंपिक में मेडल्स जीते हैं। सीधा हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 का। इवेंट जो हुआ था ये हुआ 23 जुलाई 8 अगस्त, 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021। तो आप देख सकते हो कि नाम में 2020 लिखा है, लेकिन जो इवेंट का डेट है वो एक 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में हुआ है। सिंपल सा रीजन है उसका, और वो है कोविड की वजह से। तो कोविड की वजह से इसको पोस्टपोन करना पड़ा। इसमें से क्या चीजें याद रखना है आपको, ये तो मैंने बता दिया कि स्लोगन में एक नया शब्द जोड़ा गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसके अलावा ये सारी चीजें अब नहीं पूछेगा, क्योंकि ये पुरानी चीजें हो गई हैं। जो पूछेगा वो इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा। हालांकि आप चाहो तो इसमें देख सकते हो कितने पार्टिसिपेंट कंट्री है, क्या नए गेम जोड़े गए, किसने इनॉग्रेशन किया, कौन फाइनल टॉर्च बैरियर था। अब ये सब चीज नहीं पूछता है, लेकिन आपसे पूछ सकता है मस्कट के बारे में। तो मस्कट का नाम था मिराई तोवा। मिराई तोवा, ठीक है, जापानी वर्ड है मिराई तोवा। तो मिराई तोवा जो है, इसको इस तरह से दिखाई देता है, जापानी एक वो है समझो, मतलब वो शुभंकर है। ठीक है, तो ये शुभंकर वहां जोड़ा गया, मतलब कि वहां रखा गया ओलंपिक 2020 का, मतलब टोक्यो ओलंपिक में। तो एक चीज याद रखना है, शुभंकर क्या है, मिराई तोवा, या मस्कट क्या है, मिराई तोवा। अब अगर हम भारत की बात करें तो मेडल टैली में अमेरिका तो फर्स्ट रैंक पे रहा, चाइना दूसरे पोजीशन पे रहा, जापान तीसरे पोजीशन में, और जो यूके है वो चौथे पोजीशन पे रहा। ठीक है, इसके अलावा एक जो कमेटी बनाया गया है जिसका नाम है रशियन ओलंपिक कमेटी, आरओसी। तो इस बार जो रशिया की तरफ से इस नाम से जो है पार्टिसिपेट किया रशियन ओलंपिक कमेटी। तो ठीक है, अभी आवाज आ रही ना? ओके, तो मैं बात कर रहा था इस बार मेडल टैली में अमेरिका फर्स्ट पे रहा, चाइना सेकंड पोजीशन में, और जापान जो है तीसरे पोजीशन में रहा। ठीक है, तो ये टॉप 3 कंट्रीज हैं। इसके अलावा चौथा यूके रहा, पांचवा जो है रशियन ओलंपिक कमेटी जिसने 20 गोल्ड मेडल जीते। अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है 48वें नंबर के पोजीशन पे रहा, 48th नंबर का रैंक रहा भारत का। ठीक है, क्या स्थिति रही, तो यहां पर भारत ने सिर्फ एक गोल्ड जीता जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता, राइट। सिल्वर मेडल जीता गया 2, और ब्रॉन्ज मेडल जीता गया 4। तो कुल मिला के 7 मेडल जो है भारत को इस बार मिला, और भारत रहा 48वें पोजीशन पे। ठीक है, तो एक चीज तो याद रखना है, मैं भी आपसे पूछ दे कि ओलंपिक गेम में, आखिरी ओलंपिक गेम में भारत की स्थिति क्या रही, तो 7 मेडल के साथ में भारत ने जो है 48वां स्थान हासिल किया। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स। तो कॉमनवेल्थ गेम में जो है, एक तरह से बोलना चाहिए कि जो मल्टीनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं उसमें कॉमनवेल्थ गेम भी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। बेसिकली कॉमनवेल्थ गेम जो है, जो पुराने जितने भी कॉमनवेल्थ नेशंस रहे हैं उनके बीच में एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट माना जाता है इसमें। और जो कभी ना कभी एक तरह से बोलना चाहिए कि कॉमनवेल्थ हिस्से रहे या ब्रिटिश एम्पायर के जो है हिस्से रहे हैं,
उन देशों के बीच में आपसी भाईचारा के लिए जो है इसको शुरू किया गया। अगर हम बात करें कब शुरू हुआ, तो ये 1930 में हैमिल्टन जो कि कनाडा में है, वहां से ये शुरू हुआ है। इंडिया ने यहां पहली बार पार्टिसिपेट किया 1934 में, ठीक है। तो 1934 में जो है भारत ने पहली बार जो है कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सेदारी लेना शुरू किया। इसका जो सबसे बेस्ट जो वो होता है, प्लेयर होता है या पर्सन होता है, स्पोर्ट्स पर्सन, उसको दिया जाता है डेविड डिक्सन अवार्ड। तो ये पता नहीं कितने एग्जामों में बार बार ये पूछा गया है कि कॉमनवेल्थ गेम का बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है डेविड डिक्सन अवार्ड, ठीक है। लेटेस्ट हुआ है बर्मिंघम में, इंग्लैंड में 2022 में, और ये जो नेक्स्ट होने वाला है ये 2026 में हुआ है विक्टोरिया में, ठीक। तो आपसे पूछे कि इस बार कहां हुआ, तो देख सकते हो आप बर्मिंघम 2022 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, और 2026 में ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है विक्टोरिया में। यहां पर हम कुछ चीजों की बात करें तो जैसे होस्ट सिटी का नाम पूछ सकता है आपसे, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। इसके अलावा पूछने के लिए तो ढेर सारी चीजें, इसमें बहुत सारी चीजें जो है लिखी गई है, लेकिन आपको ये होस्ट सिटी का नाम खास तौर पे याद रखना है। कुल मिलाकर के कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया, तो कुल इसमें 72 देशों ने जो है पार्टिसिपेट किया है, 72 देश, ठीक है। कब से कब हुआ, तो ये 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त के बीच में हुआ 2022 में। आप देख सकते हो कि ओलंपिक का भी लगभग ऐसा ही डेट निकल के आया था, 8 अगस्त तक हुआ था, ये भी 8 अगस्त तक, लेकिन वो 2021 है, ये 2022 में हुआ, ठीक है। तो 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के बीच में हुआ है ये। अगर हम बात करें इसका शुभंकर या मस्कट का, तो कॉमनवेल्थ गेम का जो शुभंकर है या मस्कट है वो है पेरी। तो इसका नाम है पेरी, ठीक है। द बुल कहा जाता है इसको, पेरी द बुल। तो ये एक बैल है जो कि जिसको नाम दिया गया है पेरी, और इसको जो है शुभंकर माना गया है कॉमनवेल्थ गेम 2022 का। तो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम का मस्कट या शुभंकर क्या है, तो उसका नाम है पेरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर नाम पूछ देता है, जो भी शुभंकर फेमस होता है खास तौर पे उसका नाम जरूर पूछता है एग्जाम वगैरह में, तो याद रखना है, इसका नाम है पेरी। शुभंकर क्या होता है, देखो यार, शुभंकर का मतलब है जो भी चीज, जो भी इमेज, या कोई भी इमेज हो सकता है, चाहे वो जानवर हो सकता है, चाहे वो पंछी हो सकते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो सकते हैं, जो आपके लिए लकी चार्म है, ठीक है, जो आपके लिए शुभ है। तो जो आपके लिए शुभ अंकर, अंकर का मतलब जो है अंकित करना, तो जो भी इमेज, जो भी इमेजिनेशन या जो भी चीज है, चाहे वो नेचर से रिलेटेड हो या वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हो, वो आपके लिए शुभ है, तो उसको बोला जाता है शुभंकर, ठीक है। हिंदी में उसको शुभंकर बोलते हैं, इंग्लिश में उसको मस्कट बोला जाता है, ठीक है। तो ये शुभंकर है पेरी द बुल। ये जनरली कोई जानवर हो सकता है, कोई पंछी हो सकता है, पेड़ पौधे हो सकते हैं, और खास तौर पे जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं उसमें जो शुभंकर होते हैं वो कहीं ना कहीं उस रीजन का, उस क्षेत्र का कोई एक जानवर होता है, या पक्षी हो सकता है, या पशु हो सकता है, उनको माना जाता है शुभ उस खेल के लिए या उस रीजन के लिए। कॉमनवेल्थ गेम में भारत की क्या स्थिति रही 2022 का कॉमनवेल्थ गेम में, तो आप देख सकते हो कि पहला स्थान तो ऑस्ट्रेलिया को मिला, टोटल इसने 66 गोल्ड मेडल जीते। भारत के पोजीशन 4th नंबर पे रहा, ठीक है। तो भारत जो है, आप ऐसे याद कर सकते हो, 2022 का कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है, 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो भारत की स्थिति कितना, 4, ठीक है। और भारत ने 2 और 2 4 में, इसी को फिर से 2 और 2 कर दोगे तो 22 गोल्ड भारत ने जीते। तो ऐसे करके आप बेसिकली इसको याद रख सकते हो, 2022 में 22 गोल्ड मेडल जीता, और 22 2 और 2 को मिलाकर के आप 4th, ऐसे करके याद रख सकते हो। इसको पहले वो कर लो, 2022 में 22 गोल्ड मेडल जीत करके भारत 4थे स्थान पे रहा कॉमनवेल्थ गेम्स में। इसका पीडीएफ मिलेगा अपडेट, हाँ यार, इसका पीडीएफ आपके उसमें अपलोड हो जाएगा, बिल्कुल। चलो एक लास्ट और देखते हैं, उसके बाद में बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। एशियन गेम्स की अगर हम बात करें, तो देखो एशियन गेम्स भी जो है
एशिया का एक तरह से ये ओलंपिक माना जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स भी है और एशियन गेम्स बेसिकली जो है एशिया को ओलंपिक की तरह से इसको देखा जाता है। बहुत टफ इवेंट होता है और बहुत खास चीजें इस पे आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ये शुरू हुआ था 1951 को नई दिल्ली से, तो इसलिए खास तौर पे याद रखना है भारत का इसमें कहीं ना कहीं योगदान रहा है इसको शुरू करवाने में। और खास तौर पे दो लोगों का नाम याद रहता है यहाँ पे, गुरुदत्त सोढ़ी। तो गुरुदत्त सोढ़ी जो है इसके कॉन्सेप्ट इन्होंने ही शुरू किया था। और दूसरा जो है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो है जिन्होंने इसका स्लोगन दिया था, उस स्लोगन को दिया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। एवर ऑनवर्ड, आगे की ओर ही बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ो, ऐसा इसका सेंस निकल के आता है। हालांकि इसको इन्होंने इंग्लिश में कहा था एवर ऑनवर्ड। तो ये एवर ऑनवर्ड जो है नेहरू ने दिया। और इस पूरे गेम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो गुरुदत्त सोढ़ी और नेहरू का ही जो है एक तरह से बोलना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो ये दो लोगों का खास तौर पे इसमें जो है नाम याद रखना है भारत के या इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। लास्ट इवेंट जो हुआ था ये 2018 में हुआ था। और खास तौर पे ध्यान रखना है कि अभी ये जो है 2023 में अभी होने वाला है। हालांकि इसको शेड्यूल किया गया था 2022 में, लेकिन अब ये होने वाला है 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 को। मतलब कि अब बोल सकते हो कि आगे आने वाले एक हफ्ते में इसको जो है एशियन गेम्स 2023 जो है चालू होने वाला है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखना है, लास्ट जो है 2018 में हुआ, जकार्ता करके जगह है इंडोनेशिया में, वहां। अब आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये अभी होने वाला है, तो मे भी यहां से करंट अफेयर्स में जरूर एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसका इवेंट कब शेड्यूल किया गया था, कब ये एक्चुअल में होने वाला था। तो ये होने वाला था 19 जुलाई 2022 को। हांगझाओ करके जगह है चाइना में, है ना। लेकिन ये हो कहां रहा है, मतलब वहीं तो हो रहा है, लेकिन ये रिशेड्यूल करके 23 सितंबर से 8 अक्टूबर कर दिया गया 2023। तो ये पोस्टपोन हुआ है एशियन गेम्स। तो ये इंटरेस्टिंग बात है, तो खास तौर पे इसको, इस फैक्ट को याद रखना है। ऐसी ऐसी चीजें ही एग्जाम वगैरह में अमूमन पूछता है, घुमा कर पूछना होता है। तो इंडिया ने एशियन गेम्स को 2 बार होस्ट किया है। एक 1951 में जब ये पहली बार हुआ, तो पहला एशियन गेम भारत ने ही किया। और दूसरा जो एशियन गेम्स का होस्ट भारत ने किया वो 1982 में। ये जवाहरलाल नेहरू का टाइम था और ये इंदिरा गांधी का टाइम था। इंदिरा गांधी उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर थी। इसको कई बार एशियाड करके भी बोला जाता है, एशियाड करके, सिंपल सा एशियन गेम्स ना बोल के एशियाड बोला जाता है, तो उसका मतलब वही है। कोविड से रिलेटेड टॉपिक्स हो गया क्या? कोविड से क्या रिलेटेड टॉपिक है यार? कोविड से रिलेटेड टॉपिक है क्या आपके सिलेबस में? चलो, एशियन गेम्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि ये 2022 में ये शेड्यूल था। अब जो नेक्स्ट होने वाला है ये नगोया करके जगह है जापान में, वहां होने वाला है। चलो, मैं अगर अभी नहीं हुआ है अभी वाला, तो अभी वाले का तो जब होगा मतलब कि अक्टूबर में उसका रिजल्ट आएगा, तब ओवरऑल पता चलेगा कि भारत की क्या पोजीशन रही। लेकिन पिछले बार जब ये जकार्ता में हुआ था 2018 के एशियन गेम्स, तब भारत की क्या स्थिति थी? तो भारत उस टाइम 8वें पोजीशन पे था। इंडिया का रैंक क्या था? इंडिया था 8वें पोजीशन पे। ठीक है, और उस टाइम में 8 का ठीक डबल कर दोगे तो हो जाएगा 16 गोल्ड मेडल भारत ने उस टाइम में जीता था। ठीक है, 8वां पोजीशन और 16 गोल्ड, और कुल मिलाकर के 70 मेडल जो है भारत ने जीता है। तो ये हो गया 2018 वाला एशियन गेम्स की बात। अब ये जो गेम होने वाला है इसको मैं थोड़ा सा बता दूं, ये 19वां नंबर के एशियन गेम्स है जो अभी होने वाला है। तो जैसा कि बता देख सकते हो आप, ओपनिंग होगा इसका 23 सितंबर को और इसका क्लोजिंग होगा 8 अक्टूबर 2023 को। तो ये दो चीजें हो गई। कहां होने वाला है? तो ये हांगझाओ करके जगह है जो कि चाइना में है। जो मेन वेन्यू है जहां पे उद्घाटन इसका होने वाला है, हांगझाओ ओलंपिक स्पोर्ट एक्सपो सेंटर, यहां पे इसका जो है शुभारंभ होने वाला है। इसका अगर हम बात करें, होस्ट सिटी जैसा कि हांगझाओ चाइना है, इसका जो स्लोगन है, नारा जो दिया गया है वो है हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। ठीक है, चाइनीज में कुछ ऐसा लिखाता है, लेकिन ये है आपका हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अभी हुआ नहीं है और ये 2023 का इवेंट है, तो जरूर यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका हर एक चीज को बारीकी से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है,
अंडर करंट अफेयर्स कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। कोविड कहाँ का करंट अफेयर्स हो गया यार, ये सब कहीं से सुने होंगे कि कोविड का आने वाला है, तो ये सब चक्कर छोड़ो। कोविड का कुछ नहीं वाला है, जितना पूछना था पुराने एग्जाम्स में पूछ चुका। अब कोविड पुराना चीज है, उसका कोई करंट अफेयर्स नहीं है, कुछ नहीं है ना। स्टैटिक जीके में भले ही थोड़ा बहुत अगर पूछे तो वो अलग बात है, अदरवाइज कोविड से कुछ अब पूछता नहीं है। इतने सारे एग्जाम्स हुए हैं इस बीच में, अलग अलग सेक्शन में कोविड का सारा चीज खत्म हो गया। कोविड के बारे में कोई याद भी रखना नहीं चाहता है ना, तो वो चक्कर में मत पड़ो। किसी ने बोला होगा तुम्हें तो उसमें मत पड़ो तुम, है ना। कोविड अब कोई करंट अफेयर्स नहीं है। चलो, तो ये हो गया आपका एशियन गेम्स की बात। हम बात कर रहे हैं, एक होता है साउथ एशियन गेम्स, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं यार, क्योंकि एशियन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा वो हो सकता है आपको कंफ्यूजन। तो एक है आपका एशियन गेम्स, जिसमें जितने भी एशिया के नेशंस हैं वो पार्टिसिपेट करता है। एक होता है साउथ एशियन, जिसमें सिर्फ जो है दक्षिण एशिया के जितने भी नेशंस हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब साउथ, जैसे एशियन गेम्स को एशियाड कहा जाता था, उसी तरह से इसको सैफ भी कहा जाता था पहले। अब जो है इस गेम को जो है सैग कहा जाता है, सैग गेम, ठीक है, जिसका मतलब है ये SAG, SAG। तो एस का मतलब है साउथ, ए का मतलब है एशियन और जी का मतलब है गेम्स। पहले इसको सैफ गेम कहा जाता था, क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज करता था साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स कहा जाता था, इसीलिए इसको SAF कहा जाता था पहले, सैफ गेम। लेकिन आजकल इसको सैफ गेम नहीं बल्कि इसको सैग गेम कहा जाता है, साउथ एशियन गेम्स। तो बेसिकली ये भी क्या है, मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, जिसमें जितने भी साउथ एशिया के देश हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लास्ट टाइम जब ये फर्स्ट टाइम जब शुरू हुआ था 1984 में, तो इसको काठमांडू नेपाल में इसको पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था। अभी जो है नेक्स्ट जो इवेंट होने वाला है उसके बारे में, और करेंट जो इवेंट होने वाला है उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो, 13वां नंबर का जो साउथ एशियन गेम है ये 2019 में हुआ था, और ये अगेन नेपाल में, जहां पहली बार हुआ था वहीं लास्ट गेम भी हुआ था। काठमांडू, पोखरा और जनकपुर, ये 3 सिटीज हैं जिन्होंने होस्ट किया था। ये सब नेपाल देश के अंतर्गत आते हैं। 7 इसमें देश जो है पार्टिसिपेट करते हैं। उस टाइम में ये 1 से 10 दिसंबर के बीच में जो है ये हुआ था, 13वां नंबर का साउथ एशियन गेम 2019 वाला, ये लास्ट गेम था, ठीक है। अब 2019 का जो गेम हुआ था उसमें भारत पहले पोजीशन पे रहा था, ठीक है, और उस टाइम में भारत ने टोटल 173 गोल्ड मेडल जीता था, और कुल मिला के 311 गोल्ड मेडल। इसको आपको याद नहीं रखना है। इसका रीजन ये है कि अभी रिसेंटली 2021 में एक डोपिंग टेस्ट हुआ, और उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर जो है फेल हो गए थे डोपिंग टेस्ट में। डोपिंग क्या होता है, कुछ ऐसे मेडिसिन ले लेना अपने, उनके ब्लड सैंपल में पाया जाता है, जो कि जो बोला जाता है उसके द्वारा, वाडा के द्वारा, उसने एक जो है डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो चेक करता है लोगों के ब्लड सैंपल, जो कि स्पोर्ट्स पर्सन है। अगर उसमें कोई भी ऐसा बैन सैंपल पाया जाता है, बैन मतलब जिसको प्रतिबंधित किया गया है, ऐसे दवाइयों के सैंपल उनके खून से निकल आया, ब्लड से, तो फिर उसको जो है डोपिंग टेस्ट में फेल्ड माना जाता है। तो इस दौरान कुछ पाकिस्तानी प्लेयर जो है उसमें फेल हो गए, तो भारत की जो स्थिति है वो बदल गई। क्या बदल गई? भारत जहां पहले 173 गोल्ड मेडल था, 2019 के साउथ एशियन गेम में भारत का गोल्ड मेडल की संख्या 175 हो गया। भारत अभी भी फर्स्ट में ही था, पहले भी और बाद में भी फर्स्ट में ही रहा, क्योंकि पहले तो 173 था, अब 175 गोल्ड मेडल हो गया। इसके अलावा भारत का जो सिल्वर मेडल था वो गोल्ड में बदल गया, तो एक तो बढ़ा और एक सिल्वर गोल्ड में बदल गया, तो इस तरह से 175 गोल्ड मेडल हो गया। और भारत के जो 311 टोटल मेडल था वो 312 मेडल हो गए। तो बस इतना याद रखना है आपको, डोपिंग टेस्ट की वजह से ये अपडेट किया गया इस चार्ट को, इस मेडल टैली को 2021 में। तो ये अब याद रखने की जरूरत नहीं है, अब ये एक्चुअल में है जो आपका साउथ एशियन गेम्स का मेडल टैली है। इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस आपको याद रखना है इंडिया का पोजीशन फर्स्ट रहा 175 गोल्ड मेडल के साथ में, 312 मेडल भारत ने जीता। ये हो गया आपको साउथ एशियन गेम्स के बारे में, ठीक है। चलो, तो एशिया का हो गया। कल से हम बात करेंगे जितने भी नेशनल गेम्स वगैरह होते हैं भारत में, नेशनल गेम्स की क्या स्थिति है, और इसके अलावा अभी जो नेशनल गेम्स है वो कहाँ पे हुआ, नेक्स्ट नेशनल गेम कहाँ पे हुआ, क्रिकेट की क्या स्थिति है, फुटबॉल की क्या स्थिति है, उन सब चीजों के बारे में हम जो है कल के क्लास में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो इतना जो आज मैंने पढ़ाया इसका PDF में अपलोड कर दूंगा, एक बार और देख लेना, रिविजन कर लेना। कुछ समझ नहीं आए, कोई डाउट रहे तो आप मुझे कल के क्लास में जो है पूछ सकते हो, ठीक है।